बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हमारा सबसे पहले इलास्टिक कांस्टेंट्स के बारे में है। लास्ट टाइम हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में स्टडी कर चुके हैं। स्ट्रेस, स्ट्रेन, उसकी टाइप्स। अभी इलास्टिक कांस्टेंट्स आ जाते हैं। तो किसी भी मटेरियल के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो रेशो है ये हमेशा कांस्टेंट होती है। स्ट्रेस और स्ट्रेन को डिवाइड करें तो जो इनका आंसर आता है यानी इनकी रेशो हमेशा कांस्टेंट होती है। उस कांस्टेंट को ई यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहा जाता है। फॉर एनी मटेरियल द रेशो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज ऑलवेज कांस्टेंट विच इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेस का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल है, जबकि स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता। तो फिर अगर इसका यूनिट नहीं है तो ये वाला यूनिट, तो लिहाजा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल कहलाता है। यानी कि स्ट्रेस का और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट बिल्कुल सेम है। अब ये जो मॉडुलस हैं ये टोटल 3 तरह के होते हैं। इलास्टिसिटी के मॉडुलस 3 तरह के हैं। एक है यंग्स मॉडुलस, दूसरा है बल्क मॉडुलस, तीसरा है शेयर मॉडुलस। ये क्यों 3 है? क्योंकि स्ट्रेस और स्ट्रेन की टाइप्स 3 हैं। तो यंग्स मॉडुलस है इन केस ऑफ लीनियर डिफॉर्मेशन। लीनियर डिफॉर्मेशन की सूरत में, यानी जब लंबाई में तब्दीली आए, लेंथ में चेंज आए, उस वक़्त टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन की जो रेशो है ये कांस्टेंट होती है और इस कांस्टेंट को हम वाई यानी यंग्स मॉडुलस का नाम देते हैं। स्ट्रेस का फार्मूला फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया हम डिस्कस कर चुके हैं, जबकि टेंसाइल स्ट्रेन भी पढ़ चुके हैं, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो इन दोनों की रेशो को यंग्स मॉडुलस कहते हैं। तो उसके बाद आ जाता है बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब 3 डायमेंशनल डिफॉर्मेशन हो रही हो, मतलब कि जब वॉल्यूम इन्वॉल्व हो, यानी वॉल्यूम में तब्दीली है। स्ट्रेस लगाने से वॉल्यूम यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों में तब्दीली आए, तो उस वक्त की बात हो रही है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इन दोनों की रेशो को बल्क मॉडुलस कहते हैं, जो कि दूसरी टाइप है। और फोर्स पर यूनिट एरिया, कोई भी स्ट्रेस है उसका फार्मूला यही है, जबकि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज द चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम को कहते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी शेयर मॉडुलस, तीसरी टाइप। तो जी से जार करते हैं द रेशो ऑफ शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन इज ऑलवेज कांस्टेंट विच इज नेम्ड एज शेयर मॉडुलस। तो एफ ओवर ए स्ट्रेस का फार्मूला शेयर स्ट्रेन टेन थीटा को कहते हैं, गैमा से जार करते हैं, तो ये रेशो को जो है हम शेयर मॉडुलस कहते हैं। तो जितनी भी किस्म के मॉडुलस हैं सबका ऐसा यूनिट जो है वो बिल्कुल सेम है, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। तो ये एक छोटी सी चीज़ थी, इलास्टिक कांस्टेंट्स, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड शेयर मॉडुलस। तो अब हम नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं जी। तो स्टूडेंट अब हम इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या चीज़ है। इसे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी कहते हैं या फिर फोर्स इलोंगेशन डायग्राम भी कहा जाता है। फोर्स इलोंगेशन डायग्राम भी इसको बोलते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी कहते हैं, इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं। ये बेसिकली टेंसाइल टेस्ट के मुतल्लिक़ है, जब किसी के ऊपर हम टेंसाइल लेंथ में इजाफा, टेंसाइल स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेन हमने पढ़ी, लेंथ में इजाफा। तो ये टेंसाइल टेस्ट क्या है कि एक हमारे पास कोई मशीन होती है जिसमें फ़र्ज़ किया ये 2 हुक्स लगी होती हैं और इसके अंदर हम कोई ना कोई वायर जो है वो उसको इंसर्ट कर देते हैं, हुक्स के अंदर वायर डाल देते हैं, फिर इसके ऊपर फोर्स लगाई जाती है, इसको खींचा जाता है, इसके ऊपर टेंसाइल स्ट्रेस लगाते हैं, जिसकी वजह से इसमें स्ट्रेन पैदा होती है, मतलब इसकी लेंथ में इजाफा होता है और उस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया जाता है। तो ये एक ग्राफ यहाँ पर बनाया हुआ है स्ट्रेस और स्ट्रेन का। जब हमने एक टेंसाइल टेस्ट किया तो एक वायर के स्ट्रेस और स्ट्रेन के ऊपर ग्राफ जो है वो यहाँ पे शो किया गया है। तो 0 से लेकर ए तक, फ्रॉम 0 टू ए, ग्राफ जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुई, स्ट्रेट लाइन चल रही है ओ से लेकर ए तक, और उसके बाद ग्राफ थोड़ा सा कर्व हो गया। तो 0 से लेकर ए तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो ए तक स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, क्योंकि जब तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन रहता है तो दोनों पैरामीटर्स एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। लिहाजा 0 से लेकर ए तक जो ग्राफ स्ट्रेट लाइन है वहाँ तक स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो लिहाजा पॉइंट ए तक जो स्ट्रेस होगी उसे हम प्रोपोर्शनल लिमिट का नाम देंगे। तो प्रोपोर्शनल लिमिट, इसको हम क्या कहेंगे? प्रोपोर्शनल
लिमिट का नाम देंगे क्योंकि ओ से लेकर ए तक स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, इसलिए प्रोपोर्शनल होने की वजह से यहाँ तक जो स्ट्रेस है उसे हम क्या कहेंगे, प्रोपोर्शनल लिमिट कहेंगे। सिग्मा पी स्ट्रेस का नाम होगा। और जो हुक्स लॉ है, हुक्स लॉ वो इसी रीजन के अंदर यानी ओ ए रीजन के अंदर ही ओबे करेगा, ओ ए रीजन के अंदर, क्योंकि हुक ने ये कहा था कि विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ओ से लेकर ए तक जो ग्राफ बनाइए, ऑटोमेटिकली ग्राफ यहाँ पर बनाया गया है। तो ग्राफ जो है वो ये शो कर रहा है कि ओ से लेकर ए तक ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल है। ए तक जो हमने स्ट्रेस जो है वो उसके ऊपर लगाई, ए पॉइंट तक जो स्ट्रेस लगी उसे प्रोपोर्शनल लिमिट का नाम देते हैं। अब ए से लेकर बी तक अगर हम देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन जो है वो लूज हो गई, स्ट्रेट लाइन नहीं रही, यानी ग्राफ सीधा जा रहा था लेकिन कर्व हो गया, स्ट्रेट लाइन लूज होगी, लिहाजा प्रोपोर्शनल लिमिट तो नहीं रही, प्रोपोर्शनल लिमिट से क्रॉस कर गए। तो ए से बी तक बेशक ग्राफ जो है वो प्रोपोर्शनल नहीं रहा, लेकिन ए से बी तक अभी भी जिस्म जो है वो इलास्टिक रीजन के अंदर है। ये बड़ी मेन चीज़ है कि अगर हम ए से बी तक भी ले जाएंगे तो बेशक शेप थोड़ी सी चेंज हुई है, ग्राफ की कर्व हो गया है, लेकिन अगर हम स्ट्रेस को रिमूव करते हैं तो द बॉडी विल रीगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशंस और ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल लेंथ। तो जिस्म जो वो अपनी ओरिजिनल हालत में वापस भी आ जाएगा। लिहाजा बी पॉइंट तक यानी ओ से लेकर बी पॉइंट तक इलास्टिक रीजन के अंदर अंदर है, मतलब कि स्ट्रेस को हटा देने के बावजूद जिस्म असल हालत में वापस आ जाएगा। लिहाजा जीरो से लेकर बी तक जो हमारे पास लिमिट होगी उसको हम क्या कहेंगे, सिग्मा ई यानी इलास्टिक लिमिट कहेंगे। तो ज़्यादातर जो मटेरियल्स हैं उसमें ये देखने में आया कि जब 0.2% तक जो है वो स्ट्रेन पैदा हो जाती है, लेंथ में इजाफा हो जाता है, तो उस वक़्त तक जो है वो जिस्म अपनी ओरिजिनल हालत में वापस जा सकता है। तो किसी जिस्म का अपनी ओरिजिनल डायमेंशंस में या ओरिजिनल शेप में वापस चले जाना, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। और लिहाजा यहाँ तक जो है वो इलास्टिक है मटेरियल, क्योंकि डिफॉर्मेशन उसकी परमानेंट नहीं हुई, इलास्टिक डिफॉर्मेशन है वो रिटर्न हो जाएगा। तो लिहाजा ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन है, इलास्टिक लिमिट इसको कहते हैं। यानी कि ए से लेकर बी तक इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगी ओवरऑल यहाँ तक, यानी पी तक ए पॉइंट तक, ओ से लेकर ए तक प्रोपोर्शनल लिमिट थी, स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, ग्राफ स्ट्रेट लाइन था। ए से बी तक ग्राफ बेशक कर्व है, लेकिन जिस्म अभी भी इलास्टिक रीजन के अंदर है, उसकी डिफॉर्मेशन परमानेंट नहीं हुई, इलास्टिक डिफॉर्मेशन है, क्योंकि अगर हम स्ट्रेस को रिमूव भी कर देंगे तो वो अपनी असली हालत में वापस आ जाएगा। लिहाजा ई तक जो लिमिट है उसको हम इलास्टिक लिमिट का नाम देते हैं, और ए तक जो लिमिट है उसे हम प्रोपोर्शनल लिमिट कहते हैं। आइडेंटिकल हैं तकरीबन, और 0.2% तक आमतौर पर मुख्तलिफ मटेरियल्स में 0.2% तक भी स्ट्रेन अगर हो जाए, यानी लंबाई में 0.2% भी इजाफा हो जाए, तो छोड़ने पर, स्ट्रेस ख़त्म करने पर वो वापस अपनी असली हालत में आ जाते हैं। लिहाजा इसे सिग्मा 0.2 भी हम कह सकते हैं। अब बी से अगर हम, बी को हम यील्ड पॉइंट भी कहते हैं, बी इज़ आल्सो कॉल्ड यील्ड पॉइंट, इसको यील्ड पॉइंट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इससे अगर हम स्ट्रेस को ज़्यादा करेंगे तो यहाँ पे डिफॉर्मेशन परमानेंट हो जाएगी, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगी। मतलब कि अगर हम स्ट्रेस को ख़त्म भी कर देते हैं तो जिस्म वापस अपनी असली हालत में नहीं जाएगा, असल जगह पे नहीं जाएगा, बल्कि उसकी शेप में या उसके वॉल्यूम में या उसकी लेंथ में जो तब्दीली है वो परमानेंट आ जाएगी। बी तक इलास्टिक थी लेकिन आगे परमानेंट होगी, परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो इस तरह के बिहेवियर को हम प्लास्टिसिटी कहते हैं। मतलब कि बी तक जो है वो मैं कह देता हूँ बी यील्ड पॉइंट है, बी पॉइंट से पहले तक जो है ये इलास्टिसिटी है, ये बिहेवियर जो है इसको इलास्टिसिटी बोलते हैं कि ओरिजिनल हालत में वापस चले जाना। और उसके बाद वाली जो है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी बोलते हैं। प्लास्टिसिटी कि जब हम स्ट्रेस को इतना लगा दें कि जिस्म स्ट्रेस रिमूव करने के बावजूद अपनी असली हालत में वापस ना जाए, तो उसे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, परमानेंट डिफॉर्मेशन या प्लास्टिसिटी का नाम दिया जाता है। तो सी पॉइंट जो है, अगर हम सी तक पहुंच जाते हैं तो सी तक जो स्ट्रेस है उसे सिग्मा एम कहते हैं। इसका दूसरा नाम यूटीएस भी है, यानी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है जो कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो शो करता है। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी मजबूती वो दिखाता है स्ट्रेस लगाने के बावजूद, वो
उसकी क्या होती है सिग्मा एम, यानी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी मैक्सिमम स्ट्रेंथ टूटे बगैर। कोई भी मटेरियल जो बर्दाश्त करता है टूटे बगैर अपने अंदर जो ज़्यादा ज़्यादा स्ट्रेस बर्दाश्त करता है उसे हम सिग्मा एम यानी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा एम का नाम देते हैं। उसके बाद अगर हम थोड़ी सी फोर्स मज़ीद लगाएं, स्ट्रेस थोड़ा सा मज़ीद लगाएं, तो जिस्म पॉइंट डी पर जाके जो है वो टूट जाएगा और यहाँ पर स्ट्रेस को हम क्या कहेंगे, फ्रैक्चर स्ट्रेस का नाम देंगे, फ्रैक्चर स्ट्रेस। यानी बिल्कुल ऐसी है जैसे कि एक हथौड़ा है, उसको हम एक लोहे के ऊपर मारेंगे, तो जब लोहे के ऊपर मारेंगे तो उसकी शेप में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। एक दफ़ा मारेंगे हो सकता है शेप में चेंज परमानेंट ना आए, हमने स्ट्रेस तो लगाया लेकिन शेप में चेंज परमानेंट नहीं आया। 2-3 दफ़ा मारेंगे तो अगर वो हार्ड है तो 2-3 दफ़ा मारने के बाद उसकी जो है वो क्या आ जाएगी, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगी। तो फिर हम थोड़ा मारते जाएंगे वो बारीक होता जाएगा और आखिरकार वो टूट जाएगा। तो टूटने से पहले तक जितनी वो स्ट्रेंथ शो कर रहा है उसे अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। और जहाँ पर वो टूट जाएगा कि इतना ज़्यादा वो जो है वो बारीक हो चुका है या इतना ज़्यादा वो नरम हो चुका है कि एक दफ़ा हम और हथौड़ा मारेंगे तो वो टूट जाएगा, तो उस वक्त वो जो हम स्ट्रेस लगाएंगे उसे क्या कहेंगे, फ्रैक्चर स्ट्रेस कहेंगे। तो ये मुख्तलिफ तरह की हमने चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की कि ओ से लेकर ए तक जो स्ट्रेस हमने लगाई है, यहाँ पर स्ट्रेस ये एक मशीन ने लगाई है, टेंसाइल टेस्ट है ये, और मशीन जो है वायर को खींच रही है। तो उसकी एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं कि जब हम ओ से लेकर ए रीजन के अंदर हैं तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ तक लिमिट को प्रोपोर्शनल लिमिट बोलते हैं। ए से बी तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है लेकिन फिर भी जिसम इलास्टिक रीजन के अंदर है, यानी अगर हम स्ट्रेस को ख़त्म भी कर देंगे तो सिस्टम अपनी असली ओरिजिनल हालत में वापस आ जाएगा। और ये आमतौर पर कब होता है, जब मुख्तलिफ मटीरियल्स में देखा गया है कि 0.2% तक भी स्ट्रेन आ जाए तो वो इलास्टिक रीजन के अंदर होते हैं, यानी उनकी डिफॉर्मेशन परमानेंट नहीं होती, इलास्टिक डिफॉर्मेशन होती है। तो बी तक जो ओ से लेकर बी तक लिमिट है उसे इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। बी को यील्ड पॉइंट भी बोलते हैं, क्योंकि इससे आगे अगर हम जो लेके जाएंगे स्ट्रेस को, इससे ज़्यादा लगाएंगे तो डिफॉर्मेशन परमानेंट हो जाएगी, यानी कि अगर हम स्ट्रेस अब ना भी अप्लाई करें तो वो अपनी ओरिजिनल डायमेंशंस में, ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आएगा। तो इस तरह की बिहेवियर को प्लास्टिसिटी कहते हैं, इसको प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं। पहले इलास्टिसिटी था, यानी इलास्टिक डिफॉर्मेशन था। बी पॉइंट से पहले तक जिसमें अपनी असली हालत में वापस आएगा, बाद में नहीं जाएगा। तो पॉइंट सी तक जो स्ट्रेस है, ये वो स्ट्रेस है जो कोई भी मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा बर्दाश्त कर सकता है लेकिन टूटता नहीं है। टूटने से पहले तक वो जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, जितनी वो ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती अपने अंदर शो करेगा, दिखाएगा, वो उसकी क्या है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है। और आखिरकार जब हम उसके ऊपर स्ट्रेस इतनी लगा देंगे वो टूट जाए तो उस वक्त स्ट्रेस जो है वो उसको सिग्मा एफ यानी फ्रैक्चर स्ट्रेस का नाम देते हैं। तो ऐसे मटेरियल जो कि इलास्टिक रीजन, ये वाला जो रीजन है हमारा सारे का सारा ये इलास्टिक रीजन है। तो जो मटेरियल्स इलास्टिक रीजन के फ़ौरन बाद, मतलब यील्ड पॉइंट तक पहुंचने के तक इलास्टिक रीजन के अंदर ही टूट जाते हैं स्ट्रेस लगाने पर, उन्हें ब्रिटल सब्सटेंसेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रिटल सब्सटेंसेस कहा जाता है। ऐसे सब्सटेंसेस जो कि इलास्टिक रीजन के अंदर तक ही या इलास्टिक रीजन तक पहुंचते पहुंचते ही ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और जैसे कि इसकी एग्जांपल में आया था ग्लास, शीशा। देखें, शीशे को अगर हम हथौड़ा या कोई चीज़ मारें तो वो फ़ौरन क्रैक हो जाता है, टूट जाता है, यानी उसमें डिफॉर्मेशन शेप में चेंज नहीं आता बल्कि वो टूट ही जाता है डायरेक्ट। तो हाई कार्बन स्टील है, ये दो एग्जांपल्स आप लोगों की बुक में दी हुई हैं। तो ये चीज़ें हैं जो कि टूट जाती हैं फ़ौरन। लेकिन कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं जो कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के बाद टूटते हैं। तो ऐसे मटेरियल्स जो कि फ्रैक्चर स्ट्रेस तक जाते हैं, टूटने से पहले तक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बर्दाश्त करते हैं, शेप में चेंज भी परमानेंट आती है, जैसे कि आयरन हो गया, सबसे बेहतरीन एग्जांपल इसकी आयरन है, और कॉपर भी इसकी एग्जांपल में हम ले लेते हैं, एटसेट्रा वगैरह वगैरह। तो जब हम इनके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो इनकी शेप में चेंज पहले परमानेंट आता है और उसके बाद आहिस्ता 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 फोर्स लगाते हैं, स्ट्रेस लगाते हैं, तो फिर जाके ये फ्रैक्चर होते हैं। तो ऐसे मटेरियल्स जो कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के बाद जाके टूटते हैं, फ्रैक्चर होते हैं, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन तक जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, डक्टाइल सब्सटेंसेस। जो इलास्टिक रीजन के अंदर टूट जाते हैं वो ब्रिटल, और जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन तक जाते हैं टूटने से पहले तक, वो डक्टाइल सब्सटेंसेस कहलाते हैं, जिनमें आयरन, कॉपर वगैरह जो है वो आप लोगों की बुक में एग्जांपल्स दी हुई हैं। तो ये ओवरऑल था स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व या इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड